प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना बीए पार्ट सेकंड जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें जो संविधान का मूल ढांचा या आधारभूत सिद्धांत किसे कहा गया है संविधान का। आज के व्याख्यान में मैं आप लोगों के सामने संविधान का मूल ढांचा क्या है या संविधान का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है उस व्याख्यान के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। आप सबको ये विदित है कि संविधान भारतीय संविधान की रूपरेखा निर्धारित की गई थी। सब भारतीय संविधान की विशेषता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वोच्च लिखित संविधान है और संविधान में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण संपन्न लोक कल्याणकारी राज्य और संविधान में बहुत से प्रावधानों की विवेचन किया गया है। यह संविधान को भारतीय शासन व्यवस्था के आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि संविधान का मूलभूत आधारभूत ढांचा क्या है। संविधान का मूल ढांचा, संविधान की कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं और वो संविधान के मूल ढांचे के समान ही व्यवस्था है। और जो हमारी सारी संवैधानिक व्यवस्था है वो संविधान के मूल ढांचे, आधारभूत ढांचे पर ही आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को मौलिक अधिकारों से संबंधित एक विवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पर निर्णय देते हुए संविधान के मूल ढांचे या संविधान के आधारभूत सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की और सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय के द्वारा ये निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित और संशोधित कर सकती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने का या मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं है। कि इसी तरह केशवानंद भारती विवाद 1973, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण विवाद 1975 और मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में संविधान का मूल ढांचा क्या है, ये संविधान के मूल ढांचे संबंधित आधारभूत सिद्धांत क्या है, इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में संविधान के मूल ढांचे आधारभूत सिद्धांत की अवधारणा को व्याख्यात किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो विभिन्न न्यायिक निर्णय दिए गए हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि संविधान के मूल ढांचे में हम निम्नलिखित बातों को शामिल कर सकते हैं या निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, संविधान के मूल ढांचे में अब आप लोग ज़रा गौर से सुनिए कि संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन से या संविधान का मूल ढांचे आधारभूत सिद्धांत क्या है। क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं IAS RS उनमें ये पूछा जाता है कि संविधान का मूल ढांचे आधारभूत ढांचे की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है और संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इसलिए हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता को संविधान का मूल ढांचा या आधारभूत सिद्धांत माना गया है। संविधान का संपूर्ण संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप, यानी कि भारतीय संविधान किसी बाहरी विदेशी शक्ति द्वारा निर्मित नहीं है और भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा बनाया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, यानी कि भारतीय जनता लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है। तो भारतीय संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप वाला संविधान है। ये संविधान का मूल ढांचे आधारभूत सिद्धांत है। तीसरा है कि संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप और अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान माना गया है और प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो भारत में रहता है, वो चाहे तो किसी भी धर्म को अपने अंतःकरण या अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर ग्रहण कर सकता है। उसे किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जैसा कि विश्व के अन्य देशों में होता आया या होता रहा है। विधि का शासन, यानी कि कानून का शासन सर्वोपरि है और विधि का शासन वो शासन व्यवस्था है जिसमें ये वैसे मूलतः विधि का शासन ब्रिटिश शासन व्यवस्था की देन है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर
सम्राट और प्रधानमंत्री जो कि सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, लेकिन वो सभी व्यक्ति विधि के शासन से बाधित है। यानी कि भारत में भी कानून का शासन सब पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, चाहे वो निम्न श्रेणी का व्यक्ति हो, उच्च श्रेणी का व्यक्ति हो। पाँचवा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के भेदभाव के बिना अवसर की समानता प्राप्त होगी और व्यक्ति स्वतंत्रता मिलेगी। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को पर किसी प्रकार का कोई बंधन आरोपित नहीं किया जा सकता। छठा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, यानी कि भारतीय न्यायपालिका सर्वोच्च है और न्यायपालिका के साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का या व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है तो न्यायालय ऐसा निर्णय दे सकता है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए और लागू किए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। यदि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध हो तो इसे न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहा गया है। नेक्स्ट है भारत की एकता और अखंडता। अगला है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं, शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानून लागू करती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किए गए कानून यदि वे संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। इसलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय शासन व्यवस्था में भी अपनाया गया है। और नेक्स्ट है मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। मूल अधिकारों, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल अधिकार 6 हैं और मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया गया है और संविधान का संज्ञात्मक स्वरूप। अतः हम कह सकते हैं इस विवेचन के आधार पर कि संविधान के मूल ढांचे में अंतिम रूप से परिवर्तन का अधिकार केवल संसद, राज्य, विधानमंडल को नहीं, केवल भारतीय जनता को ही है। इसलिए संविधान के मूल ढांचों को जन सर्वोच्चता या जन संप्रभुता की धारणा भी कहा जाता है। धन्यवाद।